करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए जी। जय नारायण शर्मा। जय नारायण शर्मा जी, अब की बार राजस्थान के अंदर अलवर लोकसभा जो क्षेत्र है जी हाँ। उससे कांग्रेस ने ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है, हाँ। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि अलवर जो लोकसभा सीट है उसके अंदर चौथे या पांचवें नंबर पर सबसे बड़ी जात के रूप में, जाति की बात करें हम तो ब्राह्मण आते हैं। जी हाँ। अब की बार दोनों ही एक जाति के उतार दिए दोनों ही पार्टियों ने, हम्म। तो क्या ब्राह्मण अब की बार वोट करेंगे दोनों ही पार्टियों को या अलग से किसी उम्मीदवार को वोट करेंगे? ब्राह्मण वोट करेंगे बीजेपी को, और न केवल भूपेंद्र यादव की वजह से, बल्कि ये मोदी, प्रधानमंत्री जी मोदी जो हैं, उनके नाम पर करेंगे वोट। उनके नाम पर क्यों करेंगे? क्योंकि उनका सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो सिद्धांत है, यही सबके लिए कल्याणकारी है। सो दैट भूपेंद्र यादव को राजस्थान के अलवर ज़िले के जो सीट है वो निश्चित रूप से जाएगी, और बहुत अच्छे मतों से भूपेंद्र यादव बीजेपी के जीतेंगे। तो आप तो अलवर सीट को लगभग भारतीय जनता पार्टी की रिजर्व सीट मान के चल रहे हैं, इसका जी हाँ, मतलब बिल्कुल 100% मान के चल रहा हूँ। ये भूपेंद्र, फिर अगर इतना ही वो था कि भाई यहाँ से भारतीय जनता पार्टी आराम से सीट निकाल देगी, तो भूपेंद्र यादव को क्यों हरियाणा से यहाँ राजस्थान में लाया गया? क्यों नहीं, क्यों नहीं राजस्थान के ही किसी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दे दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। पहलवान कैसा भी हो, पार्टी को ये सोचना पड़ता है कि हमको तगड़ा ही पहलवान उतारना चाहिए। अगर यहाँ से, यहाँ के किसी व्यक्ति को देखते हुए ये भूपेंद्र यादव जी अगर तगड़े लगते थे, तो ये पार्टी का लक्ष्य होता है कि मजबूत आदमी को उतारो। अरे, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है अब की बार जी हाँ। केंद्र के अंदर, हाँ। तो ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करेंगे, जो आप चाहते हो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कराए, देखो, अब जो आगे करवाना चाहते हैं? अब पीछे तो बहुत कुछ कर दिया है, बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया है, और आगे जो करेगी वो देश के विकास के लिए ही कार्य करेगी। ऐसी कोई आपकी आवाज हो, आपकी इच्छा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप वोट दे रहे हो जी हाँ। और आप चाहते हो कि मेरा मैंने वोट दे दिया और ये काम कर दे, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो जवानों के लिए हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के लिए हो, या एक ऐसी भी पीढ़ी है अपने भारत के अंदर जो भीख मांग कर कार्य करती, भीख मांगने का कार्य करती, उनके लिए हो, या फिर विकलांगों के लिए हो, ऐसे कोई हो कोई कार्य जो आप कराना चाहते हो? ऐसा है, एक तो शिक्षा पे तो ज़बरदस्त जोर देना ही चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। शिक्षा के साथ जो भी शिक्षित व्यक्ति हो जाता है, युवक हो जाता है, वो देश में एक भी 25 वर्ष का होने वाला युवक बेरोजगार नहीं रहे। ऐसी योजनाएं पार्टी को या सरकार को लानी चाहिए। क्वालिफाइड दिव्यांग है, उसको भी रोजगार मिलना चाहिए, रिजर्वेशन के आधार पर मिलना चाहिए, और मतलब बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। चाहे इसके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े, पार्टीज का, नेताओं का, अधिकारियों का भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, और बेरोजगार खत्म। अच्छा, एक मुद्दा हमेशा अपने अलवर में रहता है कि भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया के अंदर अगर हम अपने स्थानीय लोगों को अगर रोजगार दें, तो शायद ऐसा कहा जाता है कि अलवर अलवर की तो बात छोड़िए, लगभग राजस्थान के 10-20 जिलों को भिवाड़ी अकेला इंडस्ट्री एरिया झेल सकता है। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनको अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, तो हम भिवाड़ी इंडस्ट्री एरिया से बात करें तो बाबा बालकनाथ वहाँ से अभी विधायक भी हैं, तो वहाँ पर स्थानीय लोगों को अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? नहीं, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है भिवाड़ी में, नहीं, इंडस्ट्री। उनको तो भगा दिया जाता है, तुम लोकल हो, तुम यहाँ पर दबंगाई करोगे, ऐसे कहकर उनको भगा दिया जाता है अपमानित नहीं, करके। उसका कारण एक ये है कि बाहर के जो लोग हैं वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को सस्ते में मिल जाते हैं, बल्कि लोकल लोगों के अलावा वहाँ के सस्ते में मिल जाते हैं, और वो थोड़ी वफादारी से भी या दूर के हैं इसलिए काम करते हैं, जबकि लोकल आदमी जो हैं वो थोड़ी सी दबंगई करता है। ऐसा हर आदमी थोड़ा ना है, अब 100 आदमी में से 1-2 आदमी तो सब कहीं अच्छे बुरे मिलते हैं ना भाई। 100 लोगों का दल है एक, चाहे वो लोकल हो
चाहे वो बाहर से आया हो। ऐसी कोई नीति तो नहीं बनाई है सरकार ने कि लोकल आदमियों को नहीं, वो तो दिया जाए। कंपनी अपने पर्सनल लेवल पे उनको कंपनी वो आधार कार्ड कंपनी देखती है और हटा देती है। कंपनी तो अपने लाभ के लिए काम करेगी साहब। कंपनी को अगर बाहर के लोगों से फायदा मिलता है तो बाहर के लोगों को बुलाएगी। बताया। मैं समझ गया। अभी मैं आपको एक और सवाल पूछता हूँ कि आप खुद अध्यापक रहे हैं, कहाँ कमी रही होगी हमारी शिक्षा नीतियों में, पुरानियों में, और क्या ऐसा नया कार्य करना चाहिए सरकारों को ताकि शिक्षा का जो लेवल है, एक साक्षरता और एक शिक्षा, तो हम शिक्षा का लेवल ऊपर उठा सकें। देखिए ऐसा है, शिक्षा की जो नीति है इसमें अध्यापक ट्रेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन में अपॉइंटमेंट का स्थान नहीं मिल पाता है। ऐसे बहुत से बीएड एमएड लोग बेरोजगार आज घूम रहे हैं, ओवर एज हो गए। तो एक ऐसी स्टेट लेवल पे लिस्ट बननी चाहिए और प्रायोरिटी से सबको अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ये मैं चाहता हूँ, ऐसी नीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं और ट्रेंड करके लाइन लगा दो, और ट्रेंड करके लाइन लगा दो, और वो बेरोजगारों की लाइन तो बढ़ती रहे और नियुक्ति मिले नहीं एक को भी। अच्छा, ताकि कम से कम ट्रेंड आदमी जो हैं वो तो बेरोजगार नहीं रहे, आगे बेरोजगारों की संख्या तो नहीं बढ़ी। मैं ये चाहता हूँ इंदिरा जी ने जो काम किए उसका तोड़ मोदी जी ने निकाला है। इंदिरा जी ने एशियाड बनाए, 101 देशों का जो है समूह एकत्रित हुआ, उसकी मुखिया बन गई। एक ऐसा था जब देश का विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय एक रुतबा था, वो इंदिरा जी का टाइम। तो आप ये कहना चाहते हो कि इंदिरा के बाद अगर कोई सशक्त प्रधानमंत्री आया है तो वो नरेंद्र मोदी जी आए हैं। एक मिनट, ये मैं कह रहा हूँ कि इंदिरा जी एक सफल कांग्रेस की प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद कांग्रेस की नहीं, कांग्रेस पार्टी से, वो प्रधानमंत्री तो भारत की थी ना। भारत की थी, वो कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद कांग्रेस डाउनफॉल चली गई, अटल जी आए, अटल जी ने एक बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम किया। उसके बाद तो शायद इंदिरा जी की जब हत्या हुई थी और राजीव गांधी आज तक की सबसे बड़ी जीत लेके आए हैं। नहीं, देखो उसके बाद राजीव गांधी जी और वो देवगौड़ा जी और फलाने ढिमके कई एक आए, विश्व प्रताप सिंह जी, लेकिन सब नाकामयाब रहे। अटल जी आए, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, पोखरण में जो उन्होंने परमाणु विस्फोट किया और एक आगे गति बढ़ाई, वो एक महत्वपूर्ण किया। अटल जी का एक बड़ा अच्छा नेतृत्व रहा देश के लिए। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की हम बात करें तो उनकी एक योजना काफी चर्चा में है, आज भी वो चर्चा में है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तो उस योजना के तहत भारत के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया था। उस योजना के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। सन 1999 से 2003-4 तक का जो कार्यकाल था उसका कुछ बता पाएंगे कि आपके गांव में पहली बार सड़क कब बनी थी? देखो ऐसा है, अटल जी के टाइम में सड़क, देश में सड़क निर्माण योजना और गांव को सड़कों से जोड़ना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव तो जुड़े ही सड़कों से, गांव की गली गली सड़कों से जुड़ी, सड़कें बनी गली गली में। हमारे गांव इसका उदाहरण है और सारे गांव इसके उदाहरण है। जहाँ रास्ते नहीं होते वहाँ पर आज सड़कें पहुँच गई हैं। छोटे छोटे जो कट रास्ते थे उनमें सड़कें पहुँच गई। आज हम दिल्ली को देखें, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही दिल्ली में जो इधर उधर बनने वाले पुल हैं, जो दूर तक जाने वाली गाड़ियाँ थी वो शॉर्ट से जाती हैं, अंडरग्राउंड जाती हैं, ऊपर से जाती हैं। ये जाल फैल गया सड़कों का। तो सड़कों का जाल फैलाने में मुख्य योगदान शायद अटल बिहारी वाजपेयी का होगा। अगर हम बात करें तो ग्रामीण सड़कों की, कि गांव तक अगर सड़कें किसी ने पहुंचाई तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय फैलाई गई थी।